हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हनुमान जांगीड़, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। आज अपन मिड सेशन में फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का ये पहला टेस्ट है, मोल एंड रेडॉक्स वाला। ठीक है, मिड सेशन नंबर 2736 राउंड 1 चल रहा है। राउंड 1 में आपको पूरा का पूरा एक बार सिलेबस जो है वो रिवाइज करवाया जा रहा है। इसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन आया, 45 क्वेश्चन है। नो डाउट अपने आप में एक थोड़ा चैलेंज होता है, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा एक घंटे में 45 क्वेश्चन कैसे करें और ऑप्शन की हेल्प कैसे आपको लेनी होती है। टॉपिक ऑलमोस्ट मैंने ये ट्राई किया है कि जहां जहां मूल कंसेप्ट आएगा, जैसे इस पेपर में, उसके बाद मेजर में आएगा, तो अपन ने ये ट्राई किया सवाल रिपीट नहीं हो, या सवाल वो रिपीट हो जो एटलीस्ट एग्जाम में पूछे जाते हो, है ना, जिनका एग्जाम में वेटेज ज्यादा रहा हो। बाकी चैप्टर पूरा कवर करना है। मोल और रेडॉक्स में अभी मैं लास्ट में जाते टाइम सीक्वेंस भी बताऊंगा। ये टॉपिक थे, ये अपन ने कवर कर लिए। जो पार्ट कवर नहीं हुआ होगा वो आगे वाले टेस्ट में कवर हो जाएगा। तो ऐसे करके अपन पूरे के पूरे चैप्टर से गो थ्रू हो जाएंगे, अगर अपन केवल और केवल मिड सेशन को ही फोकस करें तो। आइए एक एक करके सवाल पे चर्चा करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम ये दे रखा है, 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। रीजन दे रखा है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इक्वल टू 1/12 मास ऑफ C12 एटम। ऐसा बोला है, मास ऑफ C12 एटम, ऐसा लिखा हुआ है। तो अब सुनिएगा, ए करेक्ट है, आर करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। ए करेक्ट, आर इनकरेक्ट, ए इनकरेक्ट, आर करेक्ट, दोनों करेक्ट, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एक अपनी चीज दिमाग में माइंड सेट हो रखी होती है। मैं सबसे पहली बात आपको ये बोलूंगा, सवाल को बहुत केयरफुली आपको पढ़ना है, ऑप्शन बहुत अच्छे ढंग से देखना है, उसके बाद आपको रेस्पॉन्स करना है। रेस्पॉन्स टाइम आपका बहुत ज्यादा हो, सवाल एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है वो सोच लीजिएगा, उसके बाद सवाल को जो है वो सॉल्व करें। ठीक है, आइए। जनरली अपने दिमाग में एक टेंडेंसी होती है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा तो पहला होगा, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो सेकंड। इस टाइप से अपने दिमाग में एक थॉट बना हुआ होता है मोस्ट ऑफ द केस में। लेकिन एग्जामिनर कैसे भी लिख के दे सकता है, इसलिए आपको पहले ये चारों भी ढंग से पढ़ने होंगे। चलिए, पहला बोला है 1 AMU की वैल्यू इसके बराबर होती है। आपको पता है 1 AMU जो होता है वो ये होता है 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। ये लीजिएगा, कार्बन 12 का आइसोटोप लिया गया है स्टैंडर्ड केस के लिए, और इसके एक एटम के मास का 12 पार्ट जो होता है उसी को क्या बोला जाता है, 1 AMU। ये लीजिए 1/12। कार्बन के एक मोल का मास होता है 12 ग्राम मोलर मास, तो एक एटम के मास की बारी आएगी तो 12/Na ग्राम आ जाएगा। 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया। इस Na की वैल्यू अगर पुट करें तो वैल्यू आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो 1 AMU की वैल्यू इसके बराबर होती है। इसका मतलब ये करेक्ट है, ट्रू है। और ये बोला ये वाली वैल्यू जो है वो C12 के एटम के एक एटम के मास का 1/12 है। तो ये देखो, ये एक AMU की डेफिनेशन ही तो बोल रहा है, ये एक AMU है और एक AMU की डेफिनेशन ये है, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, और ये इसका क्या हो गया, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये लो, बोला करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे हुआ, तो 1 AMU जो होता है वो C12 के एक एटम का 1/12 होता है, तभी तो इसकी वैल्यू इसके बराबर आती है। तभी तो 1 AMU की वैल्यू जो है वो इससे, तो इसी से ही तो ये 1 AMU की वैल्यू आई है। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, और ए आर जो है वो ए का क्या होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। ओके, ये इसका आंसर हो गया 4। आगे बात करें, सेकेंड नंबर बोला 3 ग्राम ऑफ ऑक्साइड ऑफ ए मेटल इज कन्वर्टेड कंप्लीटली टू 5 ग्राम क्लोराइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल इज। किसी धातु के 3 ग्राम ऑक्साइड को पूरी तरह से 5 ग्राम क्लोराइड में बदल दिया जाता है, तो धातु का तुल्यांकी भार बताओ। मेरे को रिएक्शन पता नहीं कैसे कन्वर्ट हुआ, ना मेटल पता है कैसे हुआ है। तो सबसे बेस्ट ये होता है जब आपको रिएक्शन पता नहीं हो, आपको रिएक्शन बैलेंस नहीं कर सकते हो, तो सबसे बेस्ट होता है इक्विवेलेंस कंसेप्ट यूज कीजिएगा। तो मैं कीवर्ड बता देता हूं पहले साइड में, जिससे आपको ये भी रहे कि हाँ ये कीवर्ड होते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस की अगर अपन बात करें, ठीक है, अगर मैं साइड में बात करूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, तो उसके क्या फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, दूसरा
नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। थर्ड, नॉर्मेलिटी होता है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर वॉल्यूम एट इट इज। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम होता है मोल, तो मोल इंटू एन फैक्टर, ये लीजिएगा। हो गए सारे, ये चारों के चारों इसके फॉर्मूले हो गए फर्स्ट ऑफ थिंग। सेकेंड नंबर, अगर कभी किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास लिखना है, जैसे मान लीजिएगा AX/BY का अगर इक्विवेलेंट मास लिखना है तो आप सीधा ऐसे लिख सकते हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। नंबर का कोई रोल नहीं होता है इक्विवेलेंट वेट में, ठीक है। इन्हीं का यूज करके मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इक्वल कर लीजिएगा, इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्साइड इट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ क्लोराइड। ओके, अगर ये बराबर है तो यहां पे लगाइएगा इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्साइड, मैंने कहा वेट वाला लगाऊंगा क्योंकि वेट दे रखा 3। इसका मेटल का इक्विवेलेंट वेट E और ऑक्सीजन का हो गया 8। 5 ग्राम मेटल क्लोराइड है तो 5 E प्लस 35.5। इसे सॉल्व ही करना है तो 3E प्लस 106.5 5E प्लस 40, तो यहां से ये 2E इज इक्वल टू हो जाएगा 66, तो E बराबर हो जाएगा 33.25 के इक्वल। ये लीजिएगा, ये इसका आंसर हो गया। मैंने इस सवाल में आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस का फॉर्मूला बता दिया, कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास कैसे लिखते हैं वो आपको समझा दिया। किसी भी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इक्वल होते हैं, ये लीजिएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इक्वल करके और इसको सॉल्व कर लिया। ओके ही, चलिएगा नेक्स्ट थर्ड नंबर प्रॉब्लम। In the Zeldal method of the estimation of nitrogen present in the soil sample, ammonia evolved from 0.75 gram of a sample, neutralize 10 ml 1 m H2SO4, then find out the percentage of nitrogen in the soil is। बोला मिट्टी के नमूने में जो नाइट्रोजन उपस्थित होता है उसके डिटेक्शन के लिए जेल्डाल विधि के नमूने में 0.75 ग्राम से विकसित अमोनिया को उदासीन करने के लिए 10 ml 1 m H2SO4 की आवश्यकता होती है। तो मिट्टी में नाइट्रोजन का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, एक सिंपल सी बात बताता हूं, अगर जैसे मान लो एक कंपाउंड है जैसे CO2 है, इसमें बोले कार्बन का परसेंटेज बताओ, तो कार्बन का परसेंटेज हो गया जैसे 12 डिवाइड बाई 44, ये होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई क्या कर दूंगा 100, ये परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। अब मेरे को कह रहा है कि अमोनिया सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई होगा। अब अगर अमोनिया आइडेंटिफाई हो गया तो अमोनिया में नाइट्रोजन होता है 14 डिवाइड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई क्या 100, ये तरीका रहेगा। तो एक सबसे पहले काम कीजिएगा आप, जो तरीका बता रहा हूं मैं आपको, यहां पे सीधा एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन का कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है। तरीका क्या होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इट इज इक्वल टू 14 इंटू इक्विवेलेंस ऑफ एसिड यूज्ड विथ अमोनिया अपॉन में W ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई 100। ये फॉर्मूला लीजिए बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है, 14 ये आ गया, इक्विवेलेंस ये अभी मैंने इक्विवेलेंस का फॉर्मूला लिखा था, मोलारिटी दे रखा तो 1 इंटू एन फैक्टर 2, ये 10 ml है तो लीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, इंटू 100 अपॉन में कितना दे रखा है 0.75, ये देखिएगा 1000 से 1000 हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, ये बन जाएगा 28.75 को लिख दीजिएगा 3/4, ये लीजिएगा। ठीक है, तो ये लगभग 37 के आसपास आ जाएगा। कैसे, ये देखिएगा 9 से ज्यादा हो जाएगा 36 से आंसर ज्यादा होना चाहिए, ये लीजिएगा फर्स्ट आंसर। ये फॉर्मूला दिमाग में रखे, ज्यादा से ज्यादा। अब इसमें सवाल क्या बनेगा सुनिएगा, आपने जो एसिड लिया ना वो एक्सेस में हो गया मान लीजिएगा, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एक बेस और ऐड करना पड़ेगा। अगर एक बेस और ऐड करना पड़ेगा तो मेरे को तो यहां पे वही इक्विवेलेंस लिखना ना जो अमोनिया के साथ रिएक्ट हो। तो मैं ये काम करूंगा, टोटल इक्विवेलेंस ऑफ एसिड माइनस इक्विवेलेंस ऑफ एसिड यूज्ड विथ अदर बेस, टोटल इक्विवेलेंस ऑफ एसिड माइनस इक्विवेलेंस ऑफ एसिड यूज्ड विथ अदर बेस, वो लगा लेंगे तो यहां पे वो इक्विवेलेंस आ जाएगा एसिड का जो अमोनिया के साथ यूटिलाइज हुआ है, और वापस सवाल पैटर्न यही।
तो मैंने एक सवाल नहीं 2 सवाल बता दिया आपको। ओके, बातों को ढंग से गौर से सुनना और उनको अप्लाई करके देखना तो आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, मैंने बोला अगर बाई चांस सवाल में ऐसा लिखा हुआ है एसिड आपने ज्यादा यूज हो गया है या एसिड एक्सेस में हो गया है, तो उस कंडीशन में एक्स्ट्रा बेस ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे को तो यहां पे अमोनिया का इक्विवेलेंस लिखना है, तो इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया जो लिखूंगा यहां पे वो लिखूंगा टोटल इक्विवेलेंस ऑफ एसिड माइनस इक्विवेलेंस ऑफ एसिड यूज्ड विद अदर बेस। ओके, चलिए अगला सवाल 4 नंबर, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द डाइएसिडिक ऑर्गेनिक लुईस बेस if 12 gram of its chloroplatinate salt on ignition produce 5 gram residue to platinum। एक द्विअम्लीय कार्बनिक लुईस क्षार है, उसका आणविक द्रव्यमान क्या है यदि इसके क्लोरोप्लेटिनेट लवण के 12 ग्राम को जलाने पर प्लेटिनम का 5 ग्राम अवशेष प्राप्त होता है। ये लीजिएगा, ये कह रहा है BH2PtCl6 से प्लेटिनम मिलेगा। ठीक है, मैं काम करता हूं, इस बेस का मोलर मास मान लेता हूं x, हाइड्रोजन का 2, प्लेटिनम का 195 और इसका हो जाएगा 213, 6Cl का 35.5 मल्टीप्लाई बाई 6 करना है ना, तो 213, 200 ये हो गया 15, 215 बोले तो ये हो गया 410। x प्लस 410 ग्राम से प्लेटिनम मिलेगा आपको 195, तो 1 ग्राम से मिलेगा और कितना ग्राम दे रखा है 12 ग्राम, तो ये किसके इक्वल आया 5 ग्राम के। ये लो, इसे अब मेरे को सॉल्व ही करना है, सिंपल सा तरीका, ये 5 हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 39 टाइम्स, तो x प्लस 410 इट इज इक्वल टू 39 इंटू 12, तो x बराबर जो आएगा 12 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये 58 बच जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखना चाहो तो कर लीजिए, 480 में से 12 माइनस कर दो, 468 माइनस 410, ये लीजिए। बिल्कुल लॉ ऑफ एटम कंजर्वेशन मैंने अप्लाई किया, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, सवाल बन गया। अब आपने बोला, मैंने कहा सिंपल सा तरीका है, ये पूरा अगर कंपाउंड होता तो इसमें प्लेटिनम कितना रेजिड्यू बचता है, एक ही तो प्लेटिनम है। बाई चांस मान लो यहाँ पे प्लेटिनम का नंबर 2 होता तो यहाँ पे 2 प्लेटिनम लिख देता। प्रॉब्लम समझ में आ गई होगा आई थिंक। पेपर इस टाइप से सेट किया गया है, पेपर कैसा भी आता है तो आपको मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है। स्टार्टिंग के सवाल नो डाउट थोड़े से आपके लिए आउट ऑफ ट्रैक हो सकते हैं, क्योंकि इन सवालों पे इतना फोकस किया जाता नहीं है, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, अगला 5th नंबर प्रॉब्लम, वेपर डेंसिटी ऑफ ए मेटल क्लोराइड इज 47.5, its oxide contains 60% of the metal, the atomic weight of the metal is। एक धातु क्लोराइड का वाष्प घनत्व 47.5 है, इसके ऑक्साइड में 60% धातु है, तो धातु का परमाणु भार क्या होगा ये बताना आपको। ठीक है, एक मेटल क्लोराइड का वेपर डेंसिटी इतना है, तो मैं एक बात सुनिएगा, मेटल की वैलेंसी में मान लेता हूं x और Cl का होता है -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो MClX आएगा। वेपर डेंसिटी 47.5 है, तो आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी होता है, तो ये लो मॉलिक्यूलर वेट आ गया 95, ये पता चल गया। एक रिलेशन ये भी आ गया, सवाल ये भी हो सकता है। आगे देखिएगा, इक्विवेलेंट वेट पता करने का तरीका होता है, इक्विवेलेंट वेट इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द मेटल अपॉन वेट ऑफ द ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाई 8। सही है, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का वेट मल्टीप्लाई बाई 1, क्लोरीन होगा तो क्लोरीन का वेट मल्टीप्लाई बाई 35.5, ऐसे करना होता है। तो 60% मेटल है तो 60 ग्राम मेटल मान लिया, 40 ग्राम किसको मान लिया ऑक्सीजन को, मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये आ गया 12। आपको पता है इक्विवेलेंट वेट का दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट अपॉन में वैलेंसी, तो यहां से एटॉमिक वेट जो आएगा वो आएगा 12x के बराबर। तो एक काम कीजिएगा, इसका मोलर मास पता करोगे तो 12x प्लस x इंटू 35.5 इट इज इक्वल टू 95, तो यहां से x बराबर 2, तो एटॉमिक वेट आएगा 12 इंटू 2 इट इज इक्वल टू 24। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6, बोला मैच द फॉलोइंग कॉलम, कॉलम को मैच करना है। ठीक है, यहां पे कुछ कन्वर्जन दे रखे हैं, सामने n फैक्टर दे रखा है,
एन फैक्टर जो होता है वो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। जैसे इसके लिए बात करें, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 और सामने कितना है +2, कितने का चेंज आया 5 का। मैं यहां पे बोलूंगा 5 का चेंज जो है ना वो पर एटम है, Mn का पर एटम है। बोलो इस पूरे मॉलिक्यूल में Mn का कितना एटम हुआ 2, तो 5 × 2 पर मॉलिक्यूल होता है वो हुआ 10। इसका मतलब फर्स्ट का आंसर आएगा S, फर्स्ट का आंसर S है, तो ये दोनों ऑप्शन गए। अगले पॉइंट पे NH3 में -3 है और सामने गया +2, तो इसका मतलब 5 का चेंज हुआ। सेकंड का R आएगा, सेकंड का R आ गया, अगला चेक ही मत कीजिएगा, आपका आंसर आ चुका है। ओके है, ओके ओके। चलिए ये एग्जाम का सेंस होता है। अब आपको आगे चेक करना है तो कोई दिक्कत नहीं, ये +6 है, ये +3 है, 3 का चेंज एक ही क्रोमियम में 3 आएगा, इसका Q हो जाएगा। ये लो, ये देखिए फेरिक ऑक्जेलेट है, Fe+3 होगा, ऑक्जेलेट पे C2O4 -2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये बना होगा। तो एक बात सुनिएगा, ये +3 का +3 में कोई चेंज नहीं, ये +3 होता है, ये +4 होता है, कितने का चेंज 1 का। कितने कार्बन के एटम है 6 है, ये लीजिएगा 6 का चेंज, तो इसके लिए P आएगा, ये लीजिएगा P हो गया इसके लिए। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, 7 नंबर प्रॉब्लम, 140 ग्राम नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इन 140 ग्राम ऑफ द CO। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ द ऑक्सीजन इन 140 ग्राम CO इज, ये कह रहा है। ग्राम एटम का मतलब होता है मोल, ग्राम एटम का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल। ठीक है, ऑक्सीजन का 140 ग्राम अगर CO है तो इसका मोल किसके बराबर आया 5। अगर 5 मोल CO है, 5 मोल CO है, ये लो, तो इसमें अगर मेरे से पूछा जाए नंबर ऑफ ग्राम एटम बताइएगा ऑक्सीजन का, तो मैं बोलूंगा ग्राम एटम का मतलब होता है मोल ही होता है, तो इसका मतलब मोल हो जाएगा 5। ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 1 है, तो 5 ग्राम एटम आएगा, ये लीजिए 5 ग्राम एटम आएगा। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ये तो नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि मेरे से पूछा था ग्राम एटम, ग्राम एटम होता है मोल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हो चुका है। इसका मतलब या तो ये आंसर होगा या फिर ये होगा। 4.2 ग्राम एजाइड आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम एजाइड आयन। एक अकेला एजाइड लूं तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ये रहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 नाइट्रोजन में, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, वो भी वैलेंस का ही होगा। जो इलेक्ट्रॉन जाएगा चाहे आएगा वो वैलेंस का ही होना चाहिए, तो ये लीजिएगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 16, कितने में, अकेले में। 4.2 ग्राम में मोल कितना हुआ 42, ये आ गया मोल। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हुए, ये लो, मल्टीप्लाई बाई 16। एक एजाइड में 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 0.1 आएगा, तो 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 23, 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 23। पहला इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, इसका मतलब आंसर होगा थर्ड, आंसर होगा थर्ड। प्रॉब्लम नंबर 8। अब देखिएगा, ये सबसे पहले टॉपिक यहां से देखिएगा, सबसे पहले एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, है ना, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, सबसे पहला टॉपिक। उसके बाद लिखा हुआ है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। उसके बाद लिखा हुआ है मेजरमेंट, है ना। मेजरमेंट में सबसे पहले जो है वो प्रीफिक्स एंड ये आए हुए, तो प्रीफिक्स लिखे हुए देखिएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सब मल्टीप्लाइज ऑफ प्रीफिक्स माइक्रो, नैनो, पिको एंड फेम्टो। माइक्रो होता है 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9, 12, फेम्टो 10 की पावर -15। नेगेटिव में पावर इंक्रीज होना, एक्चुअल वैल्यू डिक्रीज होना, डिक्रीज होना, इसका मतलब वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। माइक्रो सबसे ज्यादा, फिर नैनो, फिर पिको, फिर फेम्टो, आंसर 4। ये देखिएगा पेपर बैलेंस हुआ। अब इस सवाल को करने में 1 मिनट थोड़ी लगेगा, तो ओवरऑल 45 मिनट में पेपर आराम से बन जाएगा आपसे। ओके है, नेक्स्ट 9 नंबर प्रॉब्लम। Equal masses of H2, helium and C2H4 have been taken in a container of volume V at temperature 27 degrees Celsius and identical condition. The ratio of the volume of the gases H2, helium, C2H4 would be. बोला कि इनको सेम मास रेशियो में लिया गया है,
तो मैंने ये सपोज किया 28 ग्राम में ले लूं। आपने कहा सर 28 ग्राम में क्यों लेते हो? मैंने कहा उसका रीजन है, इसका मोलर मास है 2, इसका है 4 और इसका है 28, तो 28 में ये सब डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर मेरे से बोला जाए हाइड्रोजन का मोल कितना आएगा, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास 14। हीलियम का पूछे तो 28 डिवाइड बाई 4 7, और इसका पूछा जाएगा तो 1। ये आ गया। अगर ऐसा हुआ तो बोला वॉल्यूम, तो आपको पता है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, तो इनके वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो 14:7:1, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये लो, ओके है। प्रॉब्लम नंबर 10, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 54.5% ऑफ द कार्बन, 9.09% of the hydrogen and remaining percentage of the oxygen, then empirical formula of the compound। एक तो तरीका जो बेसिकली आप करते हो, ये कार्बन लिख दिया, ये हाइड्रोजन लिख दिया, ये ऑक्सीजन लिख दिया। कार्बन 54.5, हाइड्रोजन 9.09 और रिमेनिंग, तो रिमेनिंग हो जाएगा लगभग 54 और 9 हो गया 63 हो गया, तो पीछे बच गया 36.41, ये हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद आप एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं तो वो आता है नंबर ऑफ एटम। फिर आप कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम में क्या करते हैं, जो स्मॉलेस्ट डिजिट होता है उससे डिवाइड करते हैं। स्मॉलेस्ट डिजिट ये, खुद से डिवाइड करने पे 1, यहां पे 4 और यहां पे 2, तो C2H4O आएगा। ये लीजिएगा पहला आंसर है। एक तो तरीका ये, लेकिन ये टेबल बनाओ, इतना डिवाइड करो, ये वगैरह सब है, मैंने तरीका बता दिया। सबसे पहले जो परसेंटेज लिखा हुआ उसको एज ए मास लिखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास या एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगा। नंबर ऑफ एटम आया तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए स्मॉलेस्ट जो वैल्यू आती है उससे डिवाइड करते हैं, तो ये बन जाएगा। लो ठीक है, लेकिन सुनिएगा बात को, बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं। इसमें कार्बन 9 है, सॉरी हाइड्रोजन 9 है, कार्बन 54 है। सीधा ये देख लो कि कार्बन का मास जो है वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 6 टाइम्स होना चाहिए, बस यही आंसर है। तो यहां पे देखो, ये 12, सॉरी ये 24, ये 4, ये 12, ये 2, ये 24, ये 2, ये 12 और ये 2, कितने टाइम्स होना चाहिए? 6 टाइम। 6 टाइम होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन गया सबसे पहले। चलो सब 3 पीछे अभी भी बचे हुए। एक बात बताइएगा, ऑक्सीजन आ रहा है 36, तो हाइड्रोजन के कंपैरेटिव में ऑक्सीजन 4 टाइम्स होगा। ये लो, हाइड्रोजन के कंपैरेटिव में ऑक्सीजन 4 टाइम्स, ये 16, ये 16, ये वाला लिख लीजिएगा 32। 4 टाइम्स 8 टाइम्स और 16 टाइम्स, अपन को चाहिए 4 टाइम्स, ये लीजिएगा आंसर बन गया। सीधा मास रेशियो चेक कर लीजिए कितने टाइम्स आ रहा है। इंपेरिकल फॉर्मूले के सारे सवाल ऐसे ही बनेंगे। ओके, नीट 2024 में भी ऐसा ही सवाल आया था। प्रॉब्लम नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स द मिनिमम नंबर ऑफ द एटम। किस यौगिक में परमाणुओं की न्यूनतम संख्या है? प्रॉब्लम ऐसे पूछा गया। आपको पता है नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका ये होता है, नंबर ऑफ स्पीसीज या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाई एटोमिसिटी। अब बोले ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ स्पीसीज कैलकुलेट करते हैं मोल से, मल्टीप्लाई बाई Na, एटोमिसिटी एटीटीज रह गया। ये लो, अब मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं? W डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट। ये लो, Na सब में कॉमन आएगा तो वो मतलब नहीं। सबसे पहले इसका W 4.25 डिवाइड बाई 17 आ गया 1/4। ये लो 1/4 और इसकी टोटल एटोमिसिटी 4, तो ये आ गया 1। सेकेंड वाले के लिए बात करें, 28 ग्राम नाइट्रोजन है, 28 डिवाइड बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया 2। थर्ड वाले में 36 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आएगा। ये लगभग जो आएगा 180 डिवाइड बाई, तो 11 के समथिंग आ गया। इधर आया 15 डिवाइड बाई 44,
मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये देखिए 45 डिवाइड बाई 44 है, 1.0 आगे कुछ चलने वाला है, आगे कुछ है चलने वाला है, 002 मान लो, ये लो, या 1.02 मान लो। ओके, अब सुनिएगा बात को, बोला मिनिमम एटम चाहिए, तो मिनिमम तो 1, सेकेंड वाले में 2, थर्ड वाले में 11, फोर्थ वाले में 1.002। तो आंसर क्या हो गया बोलिएगा? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम नंबर 12, बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टोटल नंबर ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, चेक करते जाएंगे और अपन देखते जाएंगे कौन सा करेक्ट है, ट्रू है, फॉल्स है, जो लिखते जाएंगे। 4.4 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन का एटम पूछा है, तो वही अभी तरीका बताया था, जो 4.4 अपॉन 44, ठीक है, ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाई Na, ये तो CO2 का मॉलिक्यूल आया, मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का एटम 2, ये आ गया 0.1 बोले तो 1.2 इंटू 10 की पावर 23 दे रखा है क्या? यस, इट इज द ट्रू। सेकेंड नंबर, 0.1 ग्राम सिल्वर हाइड्रोजन गैस के 0.2 मोल से हल्का है। 0.1 ग्राम ऑफ सिल्वर इज लाइटर देन 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, 0.2 मोल हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस का वेट पता करूं। हाइड्रोजन गैस का वेट होगा 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2, 0.4। तो 0.1 ग्राम तो 0.4 से लाइटर ही हुआ ना, इट इज द ट्रू। सुक्रोज के एक मोल में इतने परमाणु होते हैं, तो सुक्रोज का एक मोल बताओ। तो बोला सुक्रोज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C12H22O11। नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे तो 45, तो 45 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होना चाहिए। ये कह रहा है 20, ये गलत है, फॉल्स है। सही। अगला, इतने ग्राम Fe में परमाणुओं की संख्या 60 ग्राम कार्बन की तुलना में दुगनी होती है। 558.5 ग्राम Fe का एटॉमिक मास एग्जैक्टली अगर बात करें 55.85 होता है। नॉर्मली अपन 56 लेते हैं, 55.85 होता है। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एटम आगे 10 मोल, 60 ग्राम कार्बन में आगे 5 मोल। तो बोला परमाणु की संख्या 60 ग्राम कार्बन की तुलना में दुगनी है, इट इज द ट्रू। लास्ट, ये बोले इस पदार्थ के 60 ग्राम में Al2SO4 होल थ्राइस के 0.481 मोल उपस्थित है। आपको पता है गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास है इसका 342। अगर इसे अपन सॉल्व करें, 0 सबसे पहले नहीं गया, फिर बच गया 600 में आएगा 0.1, कितना आएगा 0.1, तो 0.481 तो नहीं आने वाला, ये फॉल्स। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ वाले सही है, इसका मतलब 3 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये लीजिएगा। ओके, अगला सवाल, प्रॉब्लम नंबर 13, डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ वाटर इन कॉपर सेकंड सल्फेट पेंटाहाइड्रेट गिवन। मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट इतना दे रखा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, वाटर का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो वाटर का वेट कितना आया 5 इंटू 18, मोलर मास किसके बराबर है 249.72 मल्टीप्लाई बाई 100। फर्स्ट ऑफ थिंग अगर आप कैलकुलेशन करनी है तो इसे 250 कंसीडर कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10, 5 से कैंसिल आउट हो गया 2 बार, ये 2 बार, 18 का डबल 36, ये लीजिएगा 4। सीधा मास परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 14, the number of moles of KMnO4 required to produce 2 mole of the oxygen in the given reaction will be। सिंपल सी बात है, रिएक्शन बैलेंस है फर्स्ट ऑफ थिंग। अगर रिएक्शन बैलेंस होता है तो आपको पता है रिएक्टेंट का रिएक्टेड मोल डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट का प्रोड्यूस मोल डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। ये अगर अपन अप्लाई करें तो आ जाएगा। रिएक्टेंट KMnO4 का नंबर पूछ रहा है, ये लो, इसका एन फैक्टर 2, O2 का मोल कितना बना 2, इसका एन फैक्टर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 5/2, तो n बराबर 8/5 बोले तो 1.6, ये आ जाएगा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम नंबर 15, what mass of CO2 in grams will be produced if 20 gram of the calcium carbonate is reacted with 20 gram of the HCl according the following reaction। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 20 ग्राम HCl, रिएक्शन ये लिखी हुई है, इसका 20 ग्राम है, इसका भी 20 ग्राम है, ये लो। तो सबसे पहले मोल पता करते हैं, ये लीजिएगा 36.5,
एक बात बताइएगा, इसका मोल आ गया 2, इसके मोल की अगर बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 0.5 से आगे आएगा ये लो। अब आपको पता है 0.2 डिवाइड बाई अगर 1 करेंगे, मोल डिवाइड बाई एन फैक्टर, सॉरी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, किसके लिए? मोल डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसके लिए मिनिमम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो ये तो 0.2 ही आएगा। ये 0.5 डिवाइड बाई 2 आया 0.25, इट मींस लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ये कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्टेड मोल कंप्लीट हो जाएगा 2, ये लीजिएगा, ये अप्लाई कर दिया, ये 0.2 मोल है तो CO2 का मोल 0.2 आ गया। तो W ऑफ दी CO2 अगर चाहिए तो 0.2 मल्टीप्लाई बाई 44 अगर करूंगा तो 8.8 ग्राम आ जाएगा। ओके है, यस। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा 16 नंबर। 20 gram sample of potassium chlorate gave on complete decomposition 2.24 liter of oxygen at NTP. What is the percentage purity of the sample? पोटेशियम क्लोरेट के सैंपल में 20 ग्राम का कंप्लीट डिकम्पोजिशन करने पर 2.24 लीटर ऑक्सीजन देता है। सबसे पहले परसेंटेज प्योरिटी पूछा। देखो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो समझिएगा। जैसे मान लीजिएगा मैंने एक चौक लिया 10 ग्राम का और मैंने कहा उसमें 8 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है चौक के सैंपल में, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या हुआ? तो बोला 8 ग्राम डिवाइड बाई 10 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसका मतलब एक्चुअल मास लिख देना चाहिए ऊपर, अपॉन में सैंपल का मास मल्टीप्लाई बाई 100। सैंपल का मास हमेशा गिवन होता है, आपको एक्चुअल मास कैलकुलेट करना होता है। ये कह रहा ना 20 ग्राम इज द मास ऑफ सैंपल, तो ये लो सैंपल का मास, एक्चुअल मास चाहिए। तो एक बात सुनिएगा, पोटेशियम क्लोरेट होता है KClO3, अगर इसे हीट करते हो तो बनता है KCl प्लस 3/2 O2। अगर ऐसा होगा तो परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है तो मैं इसका मास कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा इसकी हेल्प से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाई 3/2, इट इज द 2/3। O2 का मोल है 2.24 लीटर में मोल आ गया 0.1, तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू 0.1। वेट चाहिए अगर मेरे को तो 122.5, ये कर दिया जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू ले जाके यहां पे पुट कर दीजिएगा। ये 2 आ गया, ये बाई 3 आ गया, ये 12.25 लिख लेंगे। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 0 से 1 0, 122.5 डिवाइड बाई 3, 40 के आसपास आ जाएगा। देखिएगा ऑलमोस्ट 41। ओके, नेक्स्ट। Which of the following option represent the correct limiting reagent in the reaction 1, 2 and 3 respectively? ऐसा बोला गया। लिमिटिंग रिएजेंट का सिंपल सा तरीका ये, मोल लिख लीजिएगा, मोल डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका 3 ग्राम है तो हाइड्रोजन का मोल हो गया 1.5 और इसमें मोल कितना हो गया 1। 1.5 डिवाइड बाई 3 होगा 0.5 और इधर होगा 1, तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया H2। लिमिटिंग रिएजेंट H2 तो ये गया, ये गया। दूसरा आते ही आंसर आ जाएगा। P4 का 100 ग्राम है तो 100 डिवाइड बाई 124 अपॉन में 1, और यहां पे आएगा 200 डिवाइड बाई 32 डिवाइड बाई 3। तो एक बात बताइए, ये 100 डिवाइड बाई 124 है और ये 200 डिवाइड बाई 96 है, तो ये वाली वैल्यू तो 1 से भी कम है और ये 2 से ज्यादा है, तो वैल्यू कम कौन सी हुई? ये वाली। तो इसका मतलब P4 होना चाहिए। ये लो P4 है तो आंसर थर्ड हो गया। लो ओके, नेक्स्ट 18 number problem. A mixture containing 1 mole each of sodium bicarbonate and Na2CO3 is heated in open test tube to a constant weight. Total number of moles of residue will be. बोला सोडियम बाइकार्बोनेट और Na2CO3 के एक एक मोल वाले मिश्रण को एक खुली प्रणाली में स्थिर भार तक गर्म किया जाता है। अवशेष के मोलों की कुल संख्या बताओ। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हो तो Na2CO3 बनेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। इसका 2 मोल लिया जाए तो ये रिएक्शन बैलेंस है। Na2CO3 को हीट करते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनेगा तो इसके 1 मोल से कितना बन जाएगा? 0.5 मोल। ये रेजिड्यू है, बॉटम में जाके बैठ जाएगा और इसका 1 मोल तो ऑलरेडी है ही रेजिड्यू में,
वो भी तो सॉलिड है, उसका तो कुछ हुआ ही नहीं। तो 1 मोल ये हो गया, 0.5 मोल ये हो गया, टोटल मिला के कितने मोल हो गए? 1.5 रेजिड्यू। प्रॉब्लम नंबर 19, a solution containing 145 gram AgNO3 is mixed with a CaCl2 solution and 98.4 gram of AgCl is recovered. Calculate the percentage yield of the reaction. दो परसेंटेज yield का क्या मतलब होता है? कितना एक्चुअल अमाउंट आया अपॉन एक्सपेक्टेड आप कितने कर रहे थे, इतना बनना चाहिए। एक्चुअल तो अगला देगा, एक्सपेक्टेड अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग AgNO3 में अगर CaCl2 में मिलाता हूं तो AgCl बनेगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग मोल्स ऑफ AgNO3 और AgCl बराबर होगा, क्योंकि सिल्वर का एटम बैलेंस करना है अपन को, है ना। इन दोनों के मोल बराबर होंगे, तो मैं यही कहता हूं 145 ग्राम से बनना कितना चाहिए था, तो 145 डिवाइड बाई 170 हो गया, ये इसका मोल आ गया, मल्टीप्लाई बाई 143.5 ग्राम, ये इसका वेट आ गया AgCl का। इट इज द एक्सपेक्टेड, एक्चुअल में कितना बना 98.4। ये लीजिए ऑप्शन देखिएगा 40, 60, 51, 80, है ना, ऐसे ऑप्शन दे रखे 40, 60, 51 और 80। तो रफली आइडिया में कैलकुलेशन कर सकते, देखना ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 2, ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 3, ये 2 और ये ऑलमोस्ट 3, 150 होता है 3 हो ही जाता है, ठीक है। कितना हो गया 4, 680 डिवाइड बाई 9, तो ये 7 ये आएगा, पीछे बच गया 5 हो गया 50, 76, 76 के आसपास वाला ऑप्शन कौन सा है 80, ये लीजिए, ओके। अगला प्रॉब्लम 20 नंबर, a solution is prepared by dissolving a certain amount of solute in 500 gram of the water. The percentage by mass of a solute in a solution is 2.5. What will be the mass of the solute? 500 ग्राम पानी में विलेय की एक निश्चित मात्रा को विलेय कर विलयन तैयार किया जाता है। विलयन में विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत 2.5 है, तो विलेय का द्रव्यमान क्या होगा? मास परसेंटेज 2.5 है, मैंने सोच लिया W ग्राम था। मास ऑफ द सॉल्यूशन 500 प्लस W मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो गया 40 टाइम्स, तो W बराबर 500 डिवाइड बाई 39, एक बार जाएगा, पीछे बच गया 11 हो गया 110, तो 2 टाइम्स आएगा 12 पॉइंट समथिंग आ गया। 12 पॉइंट में एक ही ऑप्शन है, लो आगे सोल्व नहीं करे, बस यहां तक सोल्व करने के बाद रुक जाए। 21, 2 सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर मिक्स्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 480 ml of 1.5 m first solution, 520 ml of 1.2 m second solution। फाइनल मोलारिटी या रिजल्टेड मोलारिटी का फॉर्मूला होता है M1V1 प्लस M2V2 अपॉन में क्या V1 प्लस V2, ठीक है। 1.5 इंटू 480 प्लस 1.2 इंटू 520 डिवाइड बाई 1000, इसे अपन को सोल्व करना पड़ेगा। एक पॉइंट सुनिएगा, एक तो 1.5 का है, एक 1.2 का है। अगर दोनों का इक्वल वॉल्यूम लिया जाए तो एग्जैक्ट मिड पॉइंट आएगा। एग्जैक्ट मिड पॉइंट कितना होता है 1.35। अगर वॉल्यूम बराबर नहीं है तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा एवरेज उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वॉल्यूम ज्यादा किसका है 1.2 का, तो इसका मतलब एवरेज इसकी तरफ शिफ्ट होगा। आंसर आएगा 1.2 और 1.35 के बीच में। ये लो आंसर हो गया। सिंपल सा तरीका है, एवरेज का कंसेप्ट लग रहा है ये, और कुछ नहीं है। अगर दोनों का वॉल्यूम बराबर होता तो एग्जैक्ट मिड पॉइंट आता। अब मैंने कहा कि एग्जैक्ट वॉल्यूम बराबर है नहीं, तो उस कंडीशन में जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा एवरेज मिड पॉइंट से उधर शिफ्ट होने लगेगा। तो इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो एवरेज इसकी तरफ शिफ्ट हो गया। ओके, चलिए प्रॉब्लम नंबर 22। कौन से स्टेटमेंट सही है? ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ द वाटर, द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट। तो 2 ग्राम सॉल्यूट हो गया, अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 20 मल्टीप्लाई बाई 100, 10% आ जाएगा। इट इज द ट्रू। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये गया। अब मेरे हिसाब से आपको सीधा बी चेक कर लेना चाहिए, अपना आप आंसर आ जाएगा। मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
इन 1 किलोग्राम ऑफ द सोल्यूशन, ये गलत है, इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं है, इसका मतलब आंसर ये हो गया। बाकी की स्टेटमेंट चेक ही मत करो, फिर भी चेक कर लेता हूं। 1 मोलर सोल्यूशन जिसमें 1 मोल सोल्यूट इन 1 किलोग्राम सोल्यूशन, गलत है, ये सॉल्वेंट होना चाहिए, विलायक होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है ऑलवेज। विलयन की मोलरता तापमान के साथ नहीं बदलती है, बिल्कुल सही है। मोलिलिटी डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ वही चेंज होगा जो टेम्परेचर के साथ वही चेंज होगा जिस कंसेंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम इन्वॉल्व है। 23 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो। टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट पूछा है, 4 स्टेटमेंट दे रखे, ठीक है। The equivalent weight of a bivalent metal, bivalent metal का मतलब क्या हो गया, M2 प्लस है, तो इसका मतलब इसका क्लोराइड MCl2 बने। 37.2 अगर इसका इक्विवेलेंट वेट है, तो अभी बताया था एटॉमिक वेट जो होगा वो इक्विवेलेंट वेट इंटू n फैक्टर हो जाएगा, तो 74.4 प्लस 71 145.4, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। इट इज द ट्रू। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, MCl2 ही तो बनेगा। अब इसका इक्विवेलेंट वेट 37.2 है, तो एटॉमिक वेट किसके बराबर आएगा, 37.2 इंटू n फैक्टर, n फैक्टर बोले तो वैलेंसी 2 है। द ऑक्साइड ऑफ ए मेटल हैज 64% ऑक्सीजन, देन इट्स इक्विवेलेंट वेट वुड बी, मेटल का जो है 36 हो गया अपॉन 64 इंटू 8, ये 8 36 डिवाइड बाई अगर 8 करेंगे तो ये आएगा 4.5, इक्विवेलेंट वेट 4.5 आना चाहिए, गलत है, फॉल्स है। ए गैस हैज ए डेंसिटी 2 ग्राम पर लीटर एट एसटीपी, देन इट्स मॉलिक्यूलर वेट विल बी 42। आपको पता है डेंसिटी अगर एसटीपी पे दे रखी है, तो डेंसिटी एट एसटीपी जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट, डेंसिटी का फॉर्मूला था मास अपॉन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4, तो मॉलिक्यूलर वेट आना चाहिए 44.8, 42 तो नहीं आएगा, फॉल्स है। द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सल्फर इन S2Cl2 इज 32। सुनिएगा, सल्फर का इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है, तो इसमें सल्फर का मास 64 अपॉन में Cl2 का मास 2 इंटू 35.5 मल्टीप्लाई बाई 35.5, ये कैंसिल आउट हो गया, 62 4 डिवाइड बाई 2 आएगा 32, तो इसका मतलब ये तो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, फॉल्स स्टेटमेंट का नंबर है 2। चलेगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा 24। कॉलम मैच करना है मूल के साथ, है ना, 88 ग्राम ऑफ CO2, तो 88 डिवाइड बाई 44 करेंगे तो 2 मोल आ जाएगा, तो इसका मोल आ गया, ए का आना चाहिए सेकंड, ए का सेकंड, तो ये गलत, ये गलत। अब आपको बी चेक करना चाहिए, इतने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं H2 के, तो ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही हो गया, तो 1 मोल आएगा, तो बी का आएगा थर्ड, बी का थर्ड, तो आंसर ये हो गया। फिर भी देख लेते हैं, 5.6 लीटर ऑफ O2 है, तो 5.6 लीटर O2 में मोल हो जाएगा 0.25, ये लीजिएगा, ठीक है। 96 ग्राम अगर O2 होता है, तो इसमें मोल जो आएगा वो 3 मोल आ जाएगा, ये ली। सिंपल सा एलिमेंट्री सा क्वेश्चन है। 25 द डेंसिटी ऑफ 2m aqueous solution of NaOH is 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। सिंपल सी बात है, मोलिलिटी और मोलारिटी में रिलेशन पूछा गया है, मोलिलिटी का फॉर्मूला होता है 1000 इंटू m अपॉन में 1000 इंटू d माइनस m इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मोलारिटी कितनी देर की है 2, डेंसिटी 1.28, m2 और सॉल्यूट कौन है NaOH, तो 40, ये आ गया 2000 डिवाइड बाई 1200, 5 डिवाइड बाई 3 1.67, ये लीजिएगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इंटर कन्वर्जन का। नेक्स्ट 26 what will be the molality of the solution containing 18.25 gram of HCl gas in 500 gram of the water। 18.25 में मोल पता करूंगा सबसे पहले, 0.5। मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, 0.5 अपॉन में 0.5 किलोग्राम, इट इज इक्वल टू 1 मोलल। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 27
The vapor density of a mixture having NO2 and N2O4 is 27.6. The mole fraction of NO2 in the mixture is, NO2 का मोल फ्रैक्शन कितना है? एक सिंपल सी बात सोचिएगा, अगर वेपर डेंसिटी है तो मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर आएगा? ये लीजिए, अगर मॉलिक्यूलर वेट ये आया तो मैंने मान लिया NO2 का मोल फ्रैक्शन x है और इसका 100 माइनस x है, मोल मान लिया मैंने, तो मॉलिक्यूलर वेट एवरेज 55.2 तभी आएगा 46 इंटू एक्स प्लस 92 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन में किसका मल्टीप्लाई 100 का, x बराबर आएगा 80। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 जो आएगा वो आएगा NO2 का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, इट इज इक्वल टू 0.8। ओके, problem number 28, the number of significant figure in 306.45 and 40440 are respectively। सबसे पहला ये रूल होता है all नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। सेकेंड नंबर, दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में अगर जीरो होता है तो वो भी सिग्निफिकेंट बन जाएगा। ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, इसके बीच वाला जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो इसमें 5 है तो ये गया, ये गया। ये सिग्निफिकेंट है लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 4, 5 एंड 4। ओके, चले आगे। नेक्स्ट, 1 mole of acidified K2Cr2O7 on reaction with excess of the Ki will liberate moles of I2। अम्लीकृत K2Cr2O7 का 1 मोल है, ये लीजिएगा K2Cr2O7 प्लस Ki का एक्सेस, Cr प्लस 3 बनेगा प्लस I2 बनेगा। कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस लगा रहा हूं, इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7 इट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ I2। K2Cr2O7 का 1 मोल है इंटू इसका n फैक्टर है 6, मोल इंटू n फैक्टर। n फैक्टर 6 कैसे? प्लस 6 से प्लस 3 में गया, 3 का चेंज, 2 क्रोमियम है तो 6 का चेंज, इक्वल टू इसका इक्विवेलेंस लिखना है तो इसका मोल इंटू इसका n फैक्टर। आयोडीन का अभी जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और इधर आया तो -1, इसका n फैक्टर हुआ 2, तो इसका मोल जो आएगा वो किसके बराबर आएगा? 3 के। इसका मोल किसके बराबर आएगा? 3 के। ये लो, अगर आप रिएक्शन को बैलेंसिंग की तरफ से जाना चाहते हो तो इसके लिए बात करेंगे, n फैक्टर आया 6, ये लो 6 यहां लिखना चाहिए था, ठीक है। ये -1 से 0 में गया तो 1 का चेंज, 1 का चेंज आएगा, ये लो। तो ये रिएक्शन बैलेंस करने जाऊंगा तो यहाँ पे 3I2 आएगा, ये लो। तो 1 मोल K2Cr2O7 से कितना मोल I2 बन गया? 3। ओके है। नेक्स्ट 30 नंबर, the density of 3.6 m sulfuric acid solution that is 29% H2SO4 by mass will be। ठीक है, आपको पता है मोलरिटी का फॉर्मूला होता है 10% W by W into density अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। लगा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 3.6, 10% दे रखा 29 इंटू डेंसिटी अपॉन में 98। D इज इक्वल टू 3.6 इंटू 98 अपॉन में 10 इंटू 29। इसको 100 कंसीडर कर लो, इसको 30 कंसीडर कर लो, 2 0 से 2 0 गया, 1.2 आएगा, ये लीजिए। ऐसे कैलकुलेशन रिड्यूस करते हुए चलना है आपको। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा। कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन? कुछ नहीं करना है आपको। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होना चाहिए। इट मींस ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो ऑक्सीडेशन में और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रिडक्शन में। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज डिक्रीज दोनों हुआ, इट मींस ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, वो रेडॉक्स हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखें, सल्फर का -2, यहां पे +4, यहां सल्फर हो गया 0, -2 से 0 इंक्रीज और +4 से 0 डिक्रीज, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों है। दूसरे नंबर वाली रिएक्शन, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -2 बेरियम का, यहां पे ऑक्सीजन का 0 और ये बेरियम परऑक्साइड -1, -2 वाला -1 में डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज, और 0 वाला -1 में गया तो हो गया डिक्रीज। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों है। ये बेरियम परऑक्साइड है -1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये -1 है, ये -2 वाला ही है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ, इट मींस इट इज नॉट ए रेडॉक्स। KClO3 में
K का +1, Cl का +5, इसका -2, इसका +1, इसका -1, 0। तो देखो +5 वाला गया -1 में डिक्रीज और -2 वाला गया 0 में इंक्रीज, ये रेडॉक्स है। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, इन ए रिएक्शन KCl इज कन्वर्टेड इनटू KClO4, ये लो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl में चेंज कितना हुआ? Cl का यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +7 है, तो इसका मतलब कितने का चेंज हो गया? 8 का। ये लो, 7 माइनस -1, 33 नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5 इज +6, बिल्कुल सही है। अगर ऑक्सीजन को +-2 कंसिडर करके करोगे तो आएगा 10, जो पॉसिबल है नहीं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +8 तक ही होता है। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। ये वाला ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन है, ये 4 ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन है, -1 वाले हैं। तो अगर क्रोमियम का X कंसिडर करें तो एक ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन -1 वाली है, इक्वल टू 0, तो X बराबर जो आएगा वो +6 आएगा। ये पहला स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम इन CrO5 इज -1/2, -1.2 गलत है। ईच ऑक्सीजन एटम का -1.2 होता ही नहीं, इसका -1 है, इसका -1, इसका -1, इसका -1, इसका -2, ये फॉल्स है। पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, विच स्पीसीज एक्ट एज रिडक्टेंट। रिडक्टेंट वो होता है जो दूसरों का रिडक्शन करे, सेल्फ का ऑक्सीडेशन। सेल्फ का ऑक्सीडेशन इट मींस ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो। ऑक्सीडेशन नंबर लिखिएगा, Fe का +3, एल्यूमिनियम का 0, एल्यूमिनियम का +3, Fe का 0, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब एल्यूमिनियम इज द रिडक्टेंट। ये लीजिए। ओके, 35, on balancing the given redox reaction the coefficient A, B, C, D are found to be respectively। सुनिएगा, जब भी अगर रेडॉक्स रिएक्शन अगर आपको बैलेंस करना है, सिंपल सा तरीका बताता हूं। सबसे पहले चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल पता कीजिएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल पता करें। दूसरा नंबर, एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम है तो ऑक्सीजन बैलेंस बाई H2O एंड हाइड्रोजन बैलेंस बाई H+। ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं वो आप लिख भी सकते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस बाई H2O एंड हाइड्रोजन बैलेंस बाई H+। इन बेसिक मीडियम चार्ज बैलेंस बाई OH- एंड ऑक्सीजन बैलेंस बाई H2। बस इतना ध्यान रखना है। बोले मीडियम एसिडिक है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7, इसका +2, इसका +4, +7 से +4 में गया, 3 का चेंज तो B की वैल्यू हो गई 3, +2 से +4 ये 2, तो 2 और 3 जहां आ रहा है वही आंसर ये लो। आगे और बैलेंस करनी है तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, Mn हो गया यहां पे 2, यहां पे 3, तो यहां पे आएगा 5, ये लो 2 3 5 ही चल रहे। अगले स्टेप में एसिडिक मीडियम है तो ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, तो देखो यहां पे 2 आया तो 2 × 4 कितने हो गए 8, है ना, और यहां पे कितने हो गए 10, ये आ गया 2 10 ऑक्सीजन बैलेंस है, तो हाइड्रोजन 2 का डबल 4, तो इसका मतलब यहां पे 4 आना चाहिए। ये लो, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 36, for the redox reaction in basic medium coefficient of zinc nitrate and OH-, सिंपल सी बात है, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर लिखिएगा 0 +5 +2 -3, 0 से 2 2 का चेंज, और यहां 5 से -3 8 का चेंज। कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सिंप्लीफाई करके, 4 and 1, तो 4 and 1 वाले ऑप्शन सही है, ये गलत, ये गलत। अब सुनिएगा, ये 4 है तो यहां पे भी 4 आएगा, यहां पे भी 4 आएगा, सॉरी 1 आएगा। यहां पे 1 आएगा, ये लो। जिंक का कोफिशिएंट हो गया 4, नाइट्रेट का हो गया 1, ये 4 ये 1। बेसिक मीडियम में चार्ज बैलेंस करते हैं, इधर चार्ज आया -1 का 1, इधर आया प्लस का 9, तो इसका मतलब इधर 10 OH- ऐड करने चाहिए, तो यहां आएगा 10 OH-। अगर यहां 10 OH आया तो 10 H और 4 14 हो गया, तो यहां 7 H2 आ जाएगा। तो कोफिशिएंट हो गया 4 1 and 10। जिंक का है 4, इसका है 1 और इसका है 10, ये लो, सेकंड इज द करेक्ट। 37 नंबर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ 1 नाइट्रेट आयन इनटू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही होता है। नाइट्रेट में ऑक्सीडेशन नंबर 5 है, हाइड्रोजन में है -2, कितने का चेंज हुआ 7 का।
वो इलेक्ट्रॉन आएंगे। NH3 इज ऑक्सीडाइज टू NO बाई O2, ये लीजिएगा NH3 प्लस O2 इन बेसिक मीडियम। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया ऑक्सीडाइज बाई 1 मोल ऑफ O2, इसका इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया इट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ O2, इसका मोल इंटू n फैक्टर, इसका मोल 1 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, सॉरी 0 है, और इधर -2 है, तो 2 का चेंज आया, एक O2 के लिए 4 का चेंज आएगा, तो इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया इट इज इक्वल टू 4। कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस लगाते जाइएगा। 39 विच इज नॉट एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन उसको बोला जाता है जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों पॉसिबल हो। इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, यहां पे +3, यहां है -3। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, डिस्प्रपोर्शनेशन है। यहां पे बात करें तो HCHO, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0 कार्बन का। HC डबल बॉन्ड O, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2। एंड CH3OH में अगर बात करें तो यह आएगा -2। 0 वाला +2 में भी गया, -2 में भी गया, डिस्प्रपोर्शनेशन है। इसमें 0, -1 +5 डिस्प्रपोर्शनेशन है। इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। ये वाला नाइट्रोजन था -3 में, ये वाला था +5 में नाइट्रेट वाला, और गया +1 में, तो दो अलग अलग नाइट्रोजन सेम ऑक्सीडेशन नंबर में जा रहे हैं। हाँ, अगर इधर से देखता तो डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, इधर से ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 40 नंबर, द कन्वर्जन ऑफ PbO2 इनटू लेड नाइट्रेट, या ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, यहां पे +2 है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, इट मींस रिडक्शन। ओके। 41 इन द रिएक्शन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द आयोडीन विल बी इक्वल टू, आयोडीन का इक्विवेलेंट वेट पहले ही बात कर चुके हैं, इक्विवेलेंट वेट इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर, और अगर रेडॉक्स रिएक्शन होता है तो n फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, जैसे अभी मैंने बोला था चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, तो यहां पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां -1, 1 का चेंज, इसके मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो 2 का चेंज, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। थर्ड आंसर। 42 ये बोला है, ए कंपाउंड कंटेन्स एटम्स x y z, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ x इज +2, y इज +5 एंड z इज -2, द पॉसिबल फॉर्म ऑफ द कंपाउंड। कुछ नहीं करना है, सारे कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर का सम भी किसके बराबर आना चाहिए 0, +2 +5 एंड 2 इंटू -2, क्या 0 के बराबर होगा क्या? नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। इस वाले में y2 5 का डबल 10, 2x है 2 इंटू 2, और ये 6 इंटू -2, 14 है, ये भी नॉट इक्वल टू 0, ये भी नहीं होगा। x3 तो 3 इंटू +2 इंटू +5 +8 इंटू -2, ये हो गया 0 के इक्वल, इसका मतलब आंसर है थर्ड। 43 नंबर, अच्छा सवाल है ये। When ferrous oxalate is titrate against K2Cr2O7, milli equivalence of Fe2 plus oxalate and dichromate in the redox reaction are X, Y and Z। अब पता है डाइक्रोमेट जो है वो फेरस ऑक्जेलेट दोनों के साथ रिएक्शन करता है, फेरस ऑक्जेलेट दोनों के साथ रिएक्शन करता है, फेरस येरा प्लस ऑक्जेलेट येरा इन दोनों के साथ मिलकर रिएक्शन करता है, खुद कन्वर्ट होता है Cr3+ में, फेरस को कन्वर्ट करेगा फेरिक में, ऑक्जेलेट को कन्वर्ट करेगा CO2 में। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिडक्टेंट है, तो इक्विवेलेंस इसका जो होगा वो इन दोनों के सम के बराबर आएगा। Fe2 का है x और ऑक्सीलेट का है y, तो इसका मिला के जो है वो ऑक्सीडेंट के बराबर आना चाहिए z। ये लो, तो x प्लस y इक्वल टू क्या z। 44 which set represent the correct set of statement in Br3O8 the oxidation state of bromine R। Br3O8 स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, ये लीजिएगा, सेंट्रल वाले का +4 है, साइड वाले दोनों का +6 है, +6 +4 +6, पहला सही है। इन कार्बन सब ऑक्साइड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O +2 0 +2 +2 0 +2, सेकंड भी आएगा, सेकंड भी आएगा, तो ये गया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO5 इज +8, केरोस एसिड है +6 होता है, पर ऑक्सीजन होता है इस वजह से, तो थर्ड नहीं आना चाहिए, थर्ड नहीं आएगा। फोर्थ वाला, ब्लीचिंग पाउडर में
क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, ब्लीचिंग पाउडर ये होता है CaOCl2, इसको आयन फॉर्म में लिखे तो कैल्शियम +2 OCl -1 एंड Cl -1, ये -1 वाला हो गया, ये +1 वाला हो गया, 1 2 एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। लास्ट प्रॉब्लम, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन इज द एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स। -1 -2 0, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हुए, एक ही एलिमेंट का है, डिसप्रपोर्शनेशन है। पेरोक्साइड का ऑक्सीजन -1 ऑक्सीकरण अवस्था में है, ये O2 में 0 और H2O में -2, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसमें AR टाइप के क्वेश्चन भी अपन ने कवर करने की कोशिश की। सेकंड नंबर अपन ने स्टेटमेंट के भी क्वेश्चन कवर करने की ट्राई की, नंबर ऑफ स्टेटमेंट और सारे टॉपिक। जैसे अगर मैं बात करूं, मूल से अगर स्टार्ट होते हैं सबसे पहले, तो मूल के अंदर जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट किया गया इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें मूल की कैलकुलेशन, वो सारी कंसीडर हुई, फंडामेंटल पार्टिकल हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, उसके बाद जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स, इन सबको अपन ने कवर किया बहुत अच्छे तरीके से। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक रह गए होंगे उनको नेक्स्ट मेजर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।